90.0 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश, जो आपकी अपनी आवाज है। इस समय हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं खास मेहमान श्री विजय कर्नाटक जी। आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और आप शिक्षक हैं। आपने एमटेक कंप्यूटर साइंस में किया है और इस समय आप पीएचडी स्कॉलर भी हैं। सर, आपका स्वागत है रेडियो ऋषिकेश में। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज हम विजय कर्नाटक जी से बात करेंगे साइबर क्राइम पर, और हम उन बातों पर भी चर्चा करेंगे जो हमें साइबर क्राइम से बचाती हैं, जो हमें साइबर ठगी से बचाती हैं, और सोशल मीडिया पर हम किस तरह का बिहेवियर करें, हमारा व्यवहार क्या होना चाहिए, हम किन सावधानियों को इस्तेमाल करें, उन सब पर विजय जी हमें जानकारियाँ देंगे। विजय जी, साइबर क्राइम पर बात अक्सर होती है। अक्सर लोग बहुत गलतियां करते हैं, कई बार गलतियों की वजह से वो ठगे जाते हैं और उनके साथ अपराध हो जाता है। क्या है साइबर क्राइम? जी सर, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, साइबर क्राइम आज की तारीख में अगर हम देखें तो पूरी दुनिया में साइबर क्राइम को लेके बहुत हलचल है। साइबर क्राइम वो क्राइम है जहाँ पे कोई भी चीज़ हमारी इंटरनेट से जुड़ी हुई है। जो भी ऑनलाइन है वो हमारा भले ही कंप्यूटर है, भले ही हमारा मोबाइल है, भले ही आजकल जो घर में हमारी चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, जो हमारे एक आज की तारीख में एक नई चीज़ चल रही है IoT, हमारा स्मार्ट डिवाइसेज़ हैं, हमारे स्मार्ट फ्रिज हैं, कैमरे हैं, जो चीज़ें हमारी ऑनलाइन जुड़ी हुई है, उन सब चीज़ों में सिक्योरिटी को लेके प्रॉब्लम कुछ ना कहीं न कहीं कुछ है। तो ये सारी चीज़ें जो हमारी इंटरनेट से जुड़ी हुई हैं आज के दौर पे, इन सारी चीज़ों में जो भी आपराधिक गतिविधियाँ हैं, ये सारी हमारी साइबर क्राइम पे आती हैं। जो नॉर्मली हमारे आज की तारीख में जो चीज़ें आ रही हैं, वो हमारा नॉर्मल जो समाज में आ रही है, वो हमारी है, जैसे कि आज की तारीख में बैंकिंग हमारा फ्रॉड हो रहा है। जो हमारे बच्चे हैं, उनके पास मेल आती हैं, कोई मैसेजेस आते हैं और उनको लोग ब्लैकमेल करते हैं। तो जो भी हमारी ये सब चीज़ें हैं, जहाँ भी हमारी ऑनलाइन कनेक्टिविटी है और जहाँ भी हमारी इंटरनेट को लेके जो भी हमारा दुरुपयोग हो रहा है, ये सारी चीज़ें हमारी साइबर क्राइम पे आती विजय जी, आपने जानकारी दी है कि जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है, जिसके जरिए हम दुनिया से जुड़ते हैं, ये उससे जुड़े हुए जो भी अपराध होते हैं वो साइबर क्राइम है। कैसे बचा जाए? हैं। एक तो जब भी हम कहीं बाहर जाके हैं, जो भी हमारा पब्लिक डोमेन पे हमें वाईफ़ाई मिलता है, तो वो आप ये मान के चलिए कि वो पब्लिक मीन्स जो कि सार्वजनिक है। सार्वजनिक जगह पे एक ही हमारे कनेक्शन से बहुत सारे डिवाइस हमारे कनेक्ट है। तो हो सकता है कि वहाँ पे कोई ऐसा हमारा सिक्योरिटी को लेके कोई ऐसा ब्रीच हो कि जो हमारी इंफॉर्मेशन, हमारी डिवाइस की इंफॉर्मेशन सामने डिवाइस के साथ जो कि क्राइम कर रहा है, उसके साथ हमारी शेयर हो रही हो। इसका सबसे पहला हमारा रूल यह है कि हमने कहीं भी पब्लिक वाईफ़ाई यूज़ नहीं करना है। दूसरी चीज़ हमारी ये है कि हमारे पास कहीं भी अगर किसी भी बैंकिंग को लेके या किसी भी सर्विस को लेके हमारे पास कोई कॉल अगर आती है और वो हमसे ओटीपी अगर कॉल पे माँगते हैं, तो हमने किसी को कभी भी नहीं देना है। वो भले ही कुछ भी बोले कि आपका बैंक अकाउंट आपका बंद हो रहा है, आपकी सर्विस बंद हो जाएगी, हमने नहीं करना है। हमें अगर बैंक की प्रॉब्लम है, हम सीधे बैंक में जाएँगे। किसी सर्विस की प्रॉब्लम है, हम सीधे सर्विस प्रोवाइडर के पास जाएँगे। हमने किसी को भी फ़ोन के ऊपर ना कोई ने क्लिक करनी, किसी को देनी है। अगर कोई हमें लिंक भेज रहा है, तो हमने ना किसी लिंक को हमने क्लिक करना है। एक चीज़ हमारे साथ जो आज की तारीख में आती है, बहुत जनों के साथ ऐसा हो गया है कि उसके फ़ोन पे मैसेज आता है कि आपको इतने पैसे मिल रहे हैं, आप प्राइज़ जीते हैं, आपको अपनी बैंक डिटेल भेजनी है, हम आपको पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, आप 2 लाख रुपए इनाम जीते हैं, आपको 2500 रुपए ट्रांसफ़र करने हैं, जो आपका टैक्स है। नहीं, आप पैसे जीते हैं, अच्छी बात है अगर कोई हमें दे रहा है, पर हमने किसी को अपनी कोई भी बैंक डिटेल नहीं देनी है। ना हमने किसी लालच में आना है और किसी लालच में आके हमने किसी को अपनी तरफ से पैसे कोई ट्रांसफ़र करना है। तो ये आज की तारीख में सबसे बड़ी एक फ्रॉड चल रहा है, जो कि बहुत दिनों से चल रहा है। और एक चीज़ हमारे साथ ये है कि हमने आज की तारीख में आपने बहुत चीज़ें देखी होगी कि ये ऐप डाउनलोड करो, आप इतना पैसा कमाओगे, आप ये चीज़ करो, इस ऐप को करो, इसको रेफ़र करो, पर ऐप का इतना पैसा मिल रहा है। तो ऐसी कोई भी ऐप हमने डाउनलोड नहीं करनी है, जो हमें प्ले स्टोर से अलावा बाहर कहीं से मिल रही है। और प्ले स्टोर से भी हमें सिर्फ़ वही ऐप डाउनलोड करनी है, जो हमें दिख रहा है कि ये हमें जेन्युइन किसी कंपनी की है और हमारे इस्तेमाल के यूज़ में है। तो हमने ऐसी कोई भी ऐप इंस्टॉल नहीं करनी है जो हमसे ज़रूरत से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले रही हो। और हो सके तो सिर्फ़ वही ऐप इंस्टॉल करी जाए जो एक जेन्युइन कंपनी की हो, जो एक हमारी इंटरनेशनल लेवल पे जो एस्टैब्लिश कंपनी है हमारी, जिस कंपनी का नाम है, सिर्फ़ उसी कंपनी की ही हमने ऐप इंस्टॉल करनी है, नहीं तो और ऐसी कोई भी ऐप इंस्टॉल नहीं करनी है, जो हमसे अनैतिक जानकारी माँगे। विजय जी बता रहे हैं कि जो ऐप है उसके ज़रिए भी एक फ्रॉड होता है, और उसके ज़रिए भी आप ठगे जा सकते हैं। और आपने एक बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी दी है कि ईमेल आती है कई बार कि आप लॉटरी जीत गए हैं,
आप इतना पैसा जीत गए हैं और फिर आपसे डिटेल मांगी जाती है। कभी भी कोई अपनी पर्सनल डिटेल, बैंक अकाउंट की डिटेल कभी शेयर मत कीजिएगा और ओटीपी तो कभी भी आप मत बताइएगा किसी को भी। विजय जी, एक सवाल अक्सर उठता है, जैसे कि आप ऐप डाउनलोड करते हैं, जैसा कि आप बता रहे हैं, किसी भी ऐप को डाउनलोड करने से पहले हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए? हमने किसी भी ऐप को डाउनलोड करने से पहले सबसे पहले ये चीज़ देखना चाहिए, जैसे कि आजकल इंटरनेट का ज़माना है, तो हमने ये देखना चाहिए कि हमारी पहले ज़रूरत क्या है। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, अगर हमारी ज़रूरत है कि हमें कोई ऐसी फ़ाइल चाहिए कि जो हमारे लिए गाना प्ले करे, तो सबसे पहले तो हम सर्च कर सकते हो कि किस ऐप का कैसा रिव्यू है। आज की तारीख में जब हमारे पास इंटरनेट है, तो हमारे पास हर चीज़ को लेके हमारे पास हर चीज़ का रिव्यू है। तो जो हमें दिखे उसमें से बेस्ट हमारे लिए क्या है, फिर आप उसको पर्सनली प्ले स्टोर पे जाके देखिए और वहाँ पे हमारे पास रिव्यू होगा। तो आप रिव्यू में जाके ये देखिए कि सबसे लेटेस्ट रिव्यू हमारे लिए क्या आ रहे हैं। हमने टॉप रिव्यू नहीं देखने हैं, वो हो सकता है कि वो हमारे लिए ऐसा हो कि वो पैसे दे के बनाए गए रिव्यू हो। हमने सारे लेटेस्ट रिव्यू देखने हैं ऐप के, कि लास्ट 1-2 महीने में उस ऐप को लेके क्या रिव्यू आ रखे हैं, लोगों ने कैसा कहा है उस ऐप के बारे में। हो सकता है कि ऐप कोई कंपनी की हो, कंपनी ने पैसे दे के फेक रिव्यू ले रखे हो, पर आप अगर 2 महीने के रिव्यू देखोगे, अगर सारे ही रिव्यू अच्छे हैं, तो ऐसा चांस नहीं है कि वो ऐप खराब हो हमारे लिए। तो उस ऐप को आप इंस्टॉल करिए, फिर आप देखिए कि वो ऐप हमारे लिए क्या-क्या परमिशन ले रही है। वैसे ये चीज़ आपको प्ले स्टोर से भी पता चल जाता है, ऐप की आप डिस्क्रिप्शन में जब जाएँगे तो वहाँ पे लिखा रखा है कि ये ऐप हमसे क्या-क्या परमिशन लेगी। तो अगर कोई मान लो म्यूज़िक प्लेयर की ऐप है हमसे, वो अगर हमसे हमारे मैसेज पढ़ने की भी हमसे अगर परमिशन ले रही है, तो वो आप समझ सकते हो कि वो मैसेज क्यों लेना चाह रही है। और हमारे पास एक ऑप्शन ये हो गया कि चलो परमिशन ले रही है वो अगर, पर हमारे पास फ़ोन पे हमारे पास ऑप्शन हो गया कि हम उस परमिशन को पूरे ऑल ओवर टाइम के लिए अलाउ करें या सिर्फ़ उसी टाइम के लिए अलाउ करें कि जब हमारी ऐप खुल रही है और या हम उसको डिनाई करके। तो ये ऑप्शन भी हमारे पास है। तो हमने अपनी ज़रूरत के अनुसार और ऐप हमारी किस तरीके से काम कर रही है, ऐप को चलने के लिए हमारे लिए क्या-क्या चीज़ें चाहिए, उस अनुसार हम उस ऐप को अपनी परमिशन देंगे और जो परमिशन हमने नहीं देनी उसको हम डिनाई कर सकते हैं। तो ये हमारे पास सबसे अच्छा ऑप्शन है आज की तारीख में। सर, जैसा कि आपने बताया है कि किसी भी ऐप को डाउनलोड करने से पहले आपको किन बातों का ख्याल रखना है और आपने पहले डिस्क्रिप्शन में पढ़ना है, रिव्यू पढ़ने हैं और रिव्यू की जानकारी लेने के बाद जब आप सेटिस्फाई हो जाएँ और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जब ऐप जो आपसे परमिशन माँगता है, उन परमिशन को भी देखना है कि हम कौन-कौन सी बातों की परमिशन उनको दें और ये सब चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी है। और विजय जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस समय सोशल मीडिया पर बहुत युवा हैं, हर व्यक्ति सोशल मीडिया पर है। कम उम्र के बच्चे भी सोशल मीडिया पर आते हैं और कभी-कभी वो अपनी एज बड़ी बताते हैं, अपनी एज को बढ़ाकर सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर आते हैं। सोशल मीडिया पर कोई प्रोफ़ाइल बनाना होता है, आईडी बनानी होती है, तो किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए? सर देखिए, सबसे पहले तो ये है कि अगर आज की तारीख में हम किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे अगर जाएँगे हम, ये जो बच्चे हमारे कम एज के हैं, वैसे तो ये है कि हर प्लेटफ़ॉर्म ने अपनी-अपनी एज हमारी डिसाइड कर रखी है, पर जो बच्चे इस एज कैटेगरी में हमारे नहीं आते हैं और ये अपनी एज हमारी इंक्रीज़ करके जो अकाउंट अपना बना रहे हैं, इसमें हमारे पास सिर्फ़ एक ही सॉल्यूशन है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि देखिए, ये हमारा सारा एक हमारा प्री डिफ़ाइन हमारे पास प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पे बच्चा इन्फॉर्मेशन डालेगा कि अकाउंट बनने के लिए हमारी एज हमारी ये है, उसने एज अपनी चेंज करके डाल दी है। तो कुछ ऐसी जगहों पे हमारे पास ये है कि जो हमारे पेरेंट्स हैं, ये अपने बच्चों को देखें कि क्या हमारा बच्चा ऐसी चीज़ें को यूज़ कर रहा है, क्योंकि आज की तारीख में ऐसी ऐप हमारी आ चुकी हैं, हम बच्चे को फ़ोन दे रहे हैं, पर हमारे पास ऐसी ऐप आ चुकी है कि हम उस फ़ोन पे इंस्टॉल करेंगे, तो बच्चा दिन भर में क्या-क्या चीज़ें कर रहा है, क्या ऐप इंस्टॉल करी, वो कहाँ गया, ये सारी चीज़ें पेरेंट्स के फ़ोन पे इन्फॉर्मेशन आ सकती है कि बच्चे ने क्या चीज़ किया, कौन-सी ऐप इंस्टॉल करी, कहाँ गया, क्या चीज़ करी। ये सारी चीज़ें पेरेंट्स के पास आ सकती है इन्फॉर्मेशन। आज की तारीख में एआई ने इतना अच्छी लेवल पे जा चुका है कि अगर कोई भी ऐसा इंसान पकड़ा जाता है कि जो इमैच्योर है या वो कुछ ऐसी गतिविधि करता है, तो उनका अकाउंट अपने आप ही आज की तारीख में बैन कर देता है। क्योंकि एआई और ये सब चीज़ें इतनी हाई लेवल पे जा चुकी है कि सब चीज़ें पहले से प्री डिफाइन होती है। उनके पास सारे सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन है कि कौन एज ग्रुप वाला वो क्या चीज़ सर्च करेगा, वो क्या चीज़ देख रहा है। तो वो सारी चीज़ें पहले से ही प्री डिफाइन, ह्यूमन बिहेवियर सब चीज़ प्री डिफाइन है, तो ऐसे अकाउंट्स कुछ पहले से ही अपने आप हमारे बैन हो जाते हैं। पर जो कम एज के बच्चे हैं, इन चीज़ों के लिए यही है कि जो उनके माता-पिता हैं, वो चीज़ बच्चों के ऊपर हमारी नज़र रखें। अगर मोबाइल दे रखा है, तो आज की तारीख में इतनी ऐप्स हैं, उन ऐप्स को इंस्टॉल करके बच्चों की सारी गतिविधियाँ हम देख सकते हैं कि बच्चा कहाँ जा रहा है, किससे बात कर रहा है, किसको मैसेज कर रहा है, कौन-सी ऐप इंस्टॉल करी है, क्या चीज़ कर रहा है, ये सारी चीज़ें
हमारे माता-पिताओं को उनको सब चीज़ें जानकारी पता लग सकती है कि कौन क्या कर रहा है। तो इस चीज़ का रोकथाम तो यही है कि हम पहले ही देख लें कि कौन चीज़ क्या कर रहा है। और बल्कि ऐसा भी ऑप्शन है कि फ़ोन में पहले से हम प्री डिफाइन कर सकते हैं कि ये ऐप इंस्टॉल ही ना हो। तो वो ऐप इंस्टॉल ही नहीं होगी तो बच्चा यूज़ ही नहीं कर पाएगा। जैसे कि हमारा आज की तारीख में हर घर में वाईफ़ाई ही मोस्टली यूज़ होता है। तो वाईफ़ाई प्रोवाइडर से भी हम ऐसा कर सकते हैं कि हम उन वेबसाइट को ही पहले से ब्लॉक करवा के उनकी आईपी पहले से ही ब्लॉक होएगी, तो वो चीज़ें घर पे चलेंगी ही नहीं। तो कोई भी हमारा सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफ़ॉर्म नहीं चलेगा, तो उन वेबसाइट को हम पहले से ब्लॉक करा सकते हैं अपने घर पे ही। विजय जी, जैसा कि आप बता रहे हैं कि पेरेंट्स अपने बच्चे के मोबाइल को वॉच कर सकते हैं, अपने बच्चे के मोबाइल की मॉनिटरिंग कर सकते हैं किसी ऐप के थ्रू, किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब जैसे कि हम अभी जानकारी ले रहे हैं कि जैसे साइबर फ्रॉड हो रहा है, लोगों के साथ बहुत सारी ऐसी बातें हो रही हैं जो अपराध हैं, और लिंक को लोग क्लिक कर देते हैं तो उससे भी अपराध हो जाता है। क्या आप ऐसा महसूस करते हैं कि डिजिटल लिटरेसी की बहुत ज़रूरत है? हाँ सर, ये एक बहुत बड़ी आज की तारीख में एक रिक्वायरमेंट है कि लोगों को ये नहीं मालूम है कि हमने इंटरनेट को कैसे इस्तेमाल करना है, किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करना है। तो आज की तारीख में जब से कोरोना काल के बाद अगर आप देखोगे, इंटरनेट का यूज़ हमारा बहुत बढ़ गया है। तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ हमारी ये है कि अगर हम प्राइमरी लेवल से, अगर स्कूल लेवल से अगर हम बच्चों को ये चीज़ सिखाएँ कि किसका हमारा यूज़ कैसा हो रहा है, ये हमारे एजुकेशन सिस्टम में कैसे यूज़ आ सकता है। पहले के समय में आज से आप 10 साल या 15 साल पीछे चले जाओ, बच्चों के पास पढ़ाई करने के लिए या पेपर्स के लिए कोई तैयारी करने के लिए कोई चीज़ नहीं होती थी, सप्लीमेंट बुक होती थी बस। आज की तारीख में इंटरनेट में आपके पास सैंपल पेपर्स हैं, हमारा आपके पास सारी चीज़ों के नोट्स हैं। तो उससे क्या है कि बच्चे अपने लिए प्रिसाइज़ चीज़ें पा सकते हैं, जिससे वो पढ़ाई कर सकें। तो यही सारी जानकारी हमने स्कूल लेवल पे, हमारे प्राइमरी लेवल पे बच्चों को सिखानी है कि कौन-सी चीज़ें बच्चों के लिए कैसे काम आएगी, कौन-सा प्लेटफ़ॉर्म बच्चों के लिए कैसे काम आएगा। क्योंकि इंटरनेट हमारा ऐसा माध्यम है जिससे बच्चा चाहे तो अपने लिए एक्सीलेंस पा सकता है, और अगर कोई गलत रास्ते पे जा रहा है तो वो उसके लिए काफ़ी हानिकारक हो सकता है। तो ये चीज़ अगर हम प्राइमरी लेवल पे ही बच्चों को एक अच्छे तरीके से सिखाएँ, ताकि बच्चे को वो चीज़ इन्फॉर्मेटिव भी लगे कि वो उससे कैसे अपने लिए सुविधा अनुसार अनुसार पढ़ सकता है और अपने लिए हर चीज़ की जानकारी ले सकता है। तो ये बड़ी काम की चीज़ होगी। विजय जी, आप अभी बता रहे हैं साइबर क्राइम के बारे में, और साइबर क्राइम से जुड़े हुए जो तथ्य हैं, जो फैक्ट हैं, उसके बारे में आप बता रहे हैं। साइबर क्राइम हो रहा है, हर चीज़ जाकर हमारी वेबसाइट लेवल पे हो रही है। साइबर क्राइम पे क्या होता है, उन सारी चीज़ों की क्लोन बन जाती है। हम इतनी चीज़ ध्यान से देख के नहीं, हम बस सर्च करके हैं, जो भी हमें फर्स्ट या दूसरा लिंक मिलता है, हम उस पे क्लिक करके अपनी सारी चीज़ें कर देते हैं। हम ये नहीं देखते हैं कि वो क्या जेन्युइन चीज़ है या नहीं है। हम कहीं भी अगर हम अखबार पे भी कोई चीज़ पढ़ते हैं, हम वेबसाइट को पूरी नहीं पढ़ते हैं। हमने सिर्फ़ आगे का नाम पढ़ लेके हम उस पे सर्च करके, और जो भी हमें पहले या दूसरा लिंक मिलता है, हम उसमें अपनी चीज़ें भर देते हैं। तो हमने सबसे पहले तो ये करना है कि जो भी चीज़ हमारी आज की तारीख में चीज़ें हैं, ऑनलाइन हैं, हमने उसके बारे में पूरी सबसे पहले जानकारी लेनी है कि क्या, अगर मान लो हमने किसी कंपनी की वेबसाइट पे जाना है, तो हमने पहले कंपनी के बारे में देखना है कि क्या ये कंपनी की जेन्युइन वेबसाइट है? क्या जो हमें कंपनी का कस्टमर केयर नंबर मिल रहा है जिस वेबसाइट से, क्या वो कंपनी की जेन्युइन वेबसाइट है? हमने कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पे ही जाना है, जो कंपनी की चीज़ों पे मेंशन है। अगर हमारे पास कोई सामान है, तो उसमें हर जगह पे हमारे पास कंपनी का कस्टमर केयर नंबर या वेबसाइट हमारी मेंशन होती है, तो हमने उस पे जाके उसी ही वेबसाइट पे जाना है। आज की तारीख में क्या हो गया है कि बहुत सी ऐप हैं, बहुत सी वेबसाइट हैं, जिन सारी चीज़ों का क्लोन हो गया है। या हमारे पास अपने आप ही मैसेज आता है, जैसे बैंकिंग को लेके हमारे पास मैसेज आता है कि अपनी केवाईसी कंप्लीट करिए। हमने किसी भी इस टाइप के लिंक को क्लियर नहीं करना है, भले ही वो बोले आपका बैंक अकाउंट ब्लॉक हो रहा है। हमने सिर्फ बैंक के ब्रांच में ही जाके, और या अगर हम इंटरनेट बैंकिंग यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी जो हमारी ऑफ़िशियल वेबसाइट है, उसी पे ही जाके हमने अपनी केवाईसी या जो भी प्रोसीजर है वो वहीं करना है। नहीं तो कोई कुछ भी बोले कि आपका अकाउंट ब्लॉक हो रहा है, आपके पैसे कटेंगे, हमने कुछ नहीं सुनना है। हमने अपनी बैंक की ब्रांच में ही जाके अपना सारा काम कराना है। जो भी हमारी ऑनलाइन पे हमारे पास मैसेज आए, कॉल आए, हमने बैंकिंग को लेके या जहाँ भी हमारे पैसे का लेन-देन है, कहीं भी हमने ना मैसेज को देखना है, ना हमने किसी लिंक को देखना है, ना हमने किसी मेल को देखना है। हमने ब्रांच पे ही जाके ये सब सारी चीज़ें करनी है। और अगर हम किसी कंपनी पे भी जा रहे हैं, अगर किसी कंपनी की हमने ऑफ़िशियल वेबसाइट पे ही जाके इन्फॉर्मेशन लेनी है, मेल भी वहीं करनी है, कस्टमर केयर का नंबर भी वहीं लेना है, अगर हमें कोई कंप्लेन है, वो भी हमने वहीं पर ही करनी है। बिल्कुल सही जानकारी दी है विजय जी ने। विजय जी का कहना है कि जब आप सर्च करते हैं, सर्च इंजन पर सर्च करते हैं, तो आपको एक जैसे नाम वाली बहुत सारी वेबसाइट दिखती हैं, बहुत सारे पोर्टल्स दिखते हैं, लेकिन आपने उसी पोर्टल को चूज़ करना है, उसी वेबसाइट को चूज़ करना है जो ऑथेंटिक है। और उसको ऑथेंटिक कैसे है, उसकी ऑथेंटिसिटी को जानने के लिए आप उस वेबसाइट पे क्लिक कीजिए, वहाँ कस्टमर केयर नंबर देखिएगा और उस कंपनी की डिटेल्स को पढ़िएगा। और विजय जी, अक्सर भी ऐसा होता है कि हम लोग भी कई वेबसाइट्स देखते हैं
दिखने से ही पता चल जाता है कि ये इस कंपनी की वेबसाइट है या नहीं है। उसका जो मैं देखता हूँ इंटरफेस जो होता है, उसको इंटरफेस को देखते ही पता चल जाता है कि ये कितना यूज़र फ्रेंडली है हाँ या जी। नहीं है। इसका भी अंदाज़ा हो जाता है। एक इसका एक से बड़ा पहलू है किसी भी वेबसाइट को आपका पहचानने के लिए, आप वेबसाइट के अबाउट सेक्शन में जाइए, कॉन्टैक्ट अस सेक्शन पे जाइए। वहाँ अगर आपको कंपनी के बारे में पूरी डिटेल मिल रही है, वो भी चलो कॉपी हो जाता है। अगर आपको नंबर्स की जो कंपनी का एड्रेस है वो सारी डिटेल मिल रही है, जो वहाँ पे नंबर्स दिए गए हैं, उन नंबर्स आज की तारीख में हमारे पास इतने सारे प्लेटफ़ॉर्म है, आप देख सकते हैं कि क्या वो नंबर रियल में उस कंपनी को बिलॉन्ग करता है? उस नंबर के बारे में भी आप जानकारी लीजिए, नंबर जेन्युइन है। अगर वो चीज़ें सब चीज़ अगर सही है, तो वो कंपनी का चीज़ है, जेन्युइन वेबसाइट हो सकता है कि वो अभी अपनी डेवलपिंग फेज़ पे हो, पर ऐसा नहीं होता है। जो भी कंपनी हमारी होती है, वो अपना पूरी ही चीज़ें डेवलप करने के बाद ही जो हमारे नॉर्मल यूज़र के लिए वो सारी चीज़ें आती हैं। तो अगर कोई ऐसी वेबसाइट मिलती है, तो आप वहाँ पे बिल्कुल मत जाइए। अगर आपका कोई सामान है, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या कोई भी है, वहाँ पे आपको बुकलेट मिलती है, वहाँ पे आपका कस्टमर केयर का नंबर होगा, वहाँ पे आपकी वेबसाइट होगी, आप उसी ही चीज़ पे जाइए। अभी हम बात कर रहे हैं श्री विजय कर्नाटक जी से। आप शिक्षक हैं और आप पीएचडी स्कॉलर हैं। आप कंप्यूटर साइंस में पीएचडी स्कॉलर हैं। सर, एक जानकारी और चाहिए। जैसा कि ऑनलाइन परचेजिंग हम लोग करते हैं, तो उस समय क्या सावधानियां हमें बरतनी चाहिए? हम अपनी डिटेल्स को किस तरह से उसमें फीड करें और किस तरह की हमें सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए सर, आज की तारीख में क्या है कि हम ऑनलाइन परचेज़ कुछ भी करते हैं, तो एक तो सबसे पहले जो हमने परचेज़ करना है, वो हम जेन्युइन ही वेबसाइट से करें। ऐसा ना करें कि अगर कोई सामान हमें एक कंपनी में मान लो हमें ₹100 का दिख रहा है, अगर हम दूसरी हमने सिर्फ सर्च किया है और वहाँ अगर वो सामान हमें ₹50 का मिल रहा है, तो आप ये देखिए कि जो ₹50 में सामान दे रहा है, क्या ये जेन्युइन कंपनी है? ये कोई ऐसी कंपनी ना हो कि जिन्होंने सिर्फ सामान को दिखा दिया। क्या वो प्राइस ईज़िली वैल्यू फॉर मनी है उस प्राइस के लिए? कोई ऐसे ना हो कि वो सिर्फ़ उन्होंने ₹50 लिख दिया है, हमने ₹50 पे करे और हमारा ना सामान आया, वो हमारा पैसा भी चले गया। तो सबसे पहले जो भी हमने परचेज़ करना है, वो हमने जेन्युइन ही हमारी वेबसाइट से करना है, जो हमें ईज़िली हमारा सामान मिलेगा। अब उसमें ऑप्शन हमने ये देखना है कि हमें कैश ऑन डिलीवरी या ऑनलाइन अगर डिलीवरी है, तो वो ऑप्शन हमारे पास कैसे मिला? अगर कैश ऑन डिलीवरी है, वो अच्छी बात है। अगर हमारी वेबसाइट जिसका अच्छा खासा नाम है, वो हमें हमसे पेमेंट पहले भी ले रही है, तो उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब हमारे पास सामान घर पे आ रहा है, तो हमारी जो पैकेजिंग होती है उसमें सबसे आगे हमारी इन्फॉर्मेशन होती है, जिसमें हमारा सामान की सारी डिस्क्रिप्शन होती है, हमारा नंबर होता है, एड्रेस होता है, नाम होता है। अगर किसी की पेमेंट आनी है तो उसके बारे में प्राइसिंग भी लिखी हुई रखेगी, इसने इतनी पेमेंट देनी है। जिसका प्रीपेड है, तो उसके बारे में लिखा हुआ रखेगा, ये पहले से प्रीपेड है, तो उसमें लिखा हुआ रखा है। तो जो हमारी आज की तारीख में क्या होता है कि हम उस चीज़ को क्योंकि हमें हमें मालूम है कि हो सकता है कि हमें ये सामान रिटर्न करना पड़े, हम उस पैकेजिंग को बड़े अच्छे से फाड़ते हैं। हमने अपना सामान देखा, हमने उस सामान को निकाला और उसको हमने रख दिया अलग से। तो जो भी हमारी पैकेजिंग हमारे सामान की आ रखी है, अगर वो हमारे यूज़ की सामान है और हम उस सामान को रख रहे हैं, तो सबसे पहले उस पैकेजिंग को आप डिस्ट्रॉय करिए, जहाँ पे आपका नाम, नंबर और घर का एड्रेस हो। उस चीज़ को हमने अच्छे से डिस्ट्रॉय करना है, ताकि वो चीज़ आगे रीयूज़ ना हो पाए। जो ऑनलाइन परचेजिंग आप करते हैं, जो उसमें जो डिटेल्स आती हैं, उन डिटेल्स को आप इधर-उधर मत फेंकिएगा, उसको अच्छी तरह से डिस्क्राइब कीजिएगा और उसका निस्तारण सही तरीके से कीजिएगा, क्योंकि आपकी डिटेल्स उसमें लिखी रहती है और कोई भी आप उस डिटेल के सहारे आपके साथ फ्रॉड कर सकता है। सर, किसी व्यक्ति के साथ साइबर क्राइम हो, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? हमारे पास साइबर क्राइम हो रहा है, सबसे पहले तो हमने क्या करना है कि हमने हमारे पास से जो भी हमारे पास प्रूफ़ है, वो सारे प्रूफ़ हमने अपने एंड पे इकट्ठे करने हैं। अगर बैंकिंग का हो रखा है तो क्योंकि पेमेंट हमने करी है उसकी ट्रांज़ैक्शन आईडी, अगर कोई कॉल आई है तो वो नंबर, अगर कोई ऐप के थ्रू है, कोई मेल के थ्रू है, वो सारी चीज़ें हमने अपनी सारी इकट्ठी करनी है। और हमारे पास 2 चीज़ें हैं, या तो हम अपनी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाके हम अपनी एफआईआर लिखें, और प्लस हमारे पास cybercrime.gov.in जो हमारी वेबसाइट है, वहाँ पे जाके भी हम ऑनलाइन कंप्लेंट हम अपनी दर्ज करा सकते हैं। और हमारे पास एक कंप्लेंट नंबर है जो साइबर क्राइम हेल्पलाइन है 1930, इस नंबर पे हम कॉल करके अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ हमारे पास ये है कि जो एक तो हम ऑनलाइन कंप्लेंट करें, प्लस अपनी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पे जाके हम एक एफआईआर अपनी कराएँ, और सारे प्रूफ के साथ हमारे पास किस दिन हमारे पास कितना पैसा लिया गया, उसमें कोई भी हमने अपनी तरफ से कोई भी जानकारी नहीं छुपानी, सारी चीज़ें ओरिजिनल हमने बतानी है कि किस दिन हमारे साथ क्या हमारे पास क्राइम हुआ है, कितना पैसा लिया गया है, किस तरीके से लिया गया है, कोई ईमेल आई है तो ईमेल के थ्रू, कॉल के थ्रू, जो भी चीज़ है ये सारी चीज़ें हमने देनी है। और सबसे पहली बात, अगर हमारे थ्रू कोई भी पेमेंट हुआ है, तो वो जो हमारी ट्रांज़ैक्शन आएगी वो भी हमने अपनी प्रोवाइड करानी है। बहुत सही जानकारी दी है और अक्सर देखा जाता है विजय जी की लोग जो सावधानी नहीं बरतते हैं और अक्सर साइबर क्राइम का शिकार हो जाते हैं। विजय जी, अक्सर क्या होता है कि पेरेंट्स हैं वो बच्चों के हाथ में मोबाइल पकड़ा देते हैं ताकि बच्चा कुछ समय तक उसमें बिजी रहे। अक्सर ऐसा देखने को मिलता है।
पर मोबाइल है, इंटरनेट की दुनिया है, क्लिक करते करते कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं और हो सकता है कि उस ऐप के बाद किसी दूसरे ऐप पर चले गए, किसी लिंक पर क्लिक हो गया। क्या इस तरह की जो दिक्कतें होती हैं, क्या इनसे बचा जा सकता है? जी सर, आज की तारीख में बहुत सी सुविधाएँ हैं हमारे पास। जैसे हमारा फ़ोन हो गया, हम फ़ोन पे क्या कर सकते हैं कि जो-जो ऐप बच्चा यूज़ कर रहा है या जो-जो ऐप हमने बच्चे को यूज़ करानी है, हम उन ऐप को ही बच्चे को यूज़ करने के लिए अलाउ करेंगे, बाकी सारी ऐप हम अपने एंड पे लॉक कर लेंगे। आज की तारीख में बहुत से फ़ोन्स में ये फीचर पहले से आ रहा है चाइल्ड लॉक करके, या अगर हम टेलीविज़न की दुनिया में जाएँगे कि अगर हम कोई चैनल पर्टिकुलर चैनल ही बच्चे ने देखना है और हम उससे अलावा और कोई चैनल बच्चा ना देखे, तो हमारे पास चाइल्ड लॉक नाम का फीचर होता है। हम वो सारे चैनल्स या वो सारे फीचर्स हम लॉक कर सकते हैं अपने एंड पे। सेम चीज़ हमारे पास मोबाइल पे है। हम वो सारी ऐप जो बच्चे के लिए काम की नहीं है, वो सारी ऐप हम लॉक कर सकते हैं और सिर्फ़ जो बच्चे को हमने दिखानी है, अपनी तरफ से अलाउ करनी है, हम वो ही ब ऐप बच्चे के लिए अलाउ करेंगे कि वो यही एक्सेस कर पाएगा। बहुत सही जानकारी दी है और अभी हम मुलाकात कर रहे हैं श्री विजय कर्नाटक जी से। आप पीएचडी स्कॉलर हैं कंप्यूटर साइंस में और आप एक शिक्षक हैं। विजय जी, आप रेडियो ऋषिकेश के स्टूडियो में आए और आपने अपना अमूल्य समय दिया और आपने हमें बताया कि साइबर क्राइम से किस तरह से बच सकते हैं और अगर साइबर क्राइम किसी के साथ हो जाता है तो आपको किस प्लेटफॉर्म पर जाना चाहिए, आपको कहाँ शिकायत करनी चाहिए। इन बहुत सारी जानकारियों को आपने हमारे साथ साझा किया है। विजय जी, हमारे साथ बात करने के लिए और साइबर क्राइम से जुड़े हुए बहुत सारे तथ्यों को बताने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच सर। 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश, जो आपकी अपनी आवाज़ है। इस कार्यक्रम के संबंध में यदि आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9411392967। मैं रिपीट कर रहा हूँ 9411392967।